नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त 2022 को आयोजित कराया जाएगा। ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। और दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें स्टाफ नर्स के क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसी के साथ साथ इसमें रीजनिंग और करंट अफेयर्स जीके के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी इस वीडियो में आप पे कवर कर लेंगे और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। आप सब लोग पार्ट 1 वॉच कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिलने वाली, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो हमारा जो टॉपिक है नर्सिंग का रहेगा। नर्सिंग के 50 करीब सवाल इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए। तो पहले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सवाल मैंने यहाँ पे जो कवर किया ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है पेंटावेलेंट वैक्सीन इज़ गिवन एट। तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है ये कितने हफ्तों में दी जाती है? तो आपको दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 6, 10 और 14 हफ्ते। तो 6, 10 और 14 वीक्स, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है यहाँ पे जो मैंने कवर किया, पूछ लिया गया है द कलर ऑफ लोचिया रबरा इज़। तो दोस्तों, आप लोगों को कलर बताना है लोचिया रबरा का। और दोस्तों, इसका जो कलर है रेड होता है, लाल होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये 2 सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब बढ़ जाते हैं अगले एक और सवाल की ओर। इसमें दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS प्रोग्राम इज़ मेंट फॉर। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों से पूछ लिया गया जो यहाँ पे वीकली साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो प्रोग्राम है WIFS प्रोग्राम ये रहता है, तो ये किसके लिए रहता है? तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को याद रखना है एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। दोस्तों, किशोर लड़के और लड़कियों के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे रहता है। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चीफ नर्सिंग ऑफिसर इज़। तो दोस्तों, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं? तो दोस्तों देखिए, इसमें आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिंग नर्सिंग सर्विस। तो नर्सिंग सर्विस को एडमिनिस्ट्रेटिव करना मीन्स प्रोवाइड कराना। इसके बाद दोस्तों देखिए लिखा है डेलीगेटिंग और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करना। और साथ ही साथ डेवलप पॉलिसीज़ फॉर द इंस्टीट्यूट मीन्स संस्था के लिए नई नीति को यहाँ पे डेवलप करना। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर की, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। पूछ लिया गया है विच पोजीशन इज़ यूज्ड टू एसेस द इनगुइनल हर्निया। तो दोस्तों, इनगुइनल हर्निया को असेस करने के लिए कौन सी पोजीशन यहाँ पे इस्तेमाल होती है? तो स्टैंडिंग पोजीशन रहती है। तो दोस्तों, इसको भी आप लोग जो है याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू एरप्ट इन चिल्ड्रन। तो दोस्तों, बच्चों में जो सबसे पहले नए दांत आने की जो शुरुआत होती है, जो ग्रोथ होती है, नए जो पेयर रहते हैं टीथ के मीन्स दांत के जो जोड़े रहते हैं, तो वो कौन से होते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये इनसीडर्स कहलाते हैं। तो ये टर्म आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विद सीमेंट इज़ नोन एज। तो दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट जब सीमेंट के साथ मिक्स होता है तो दोस्तों इस टर्म को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इस टर्म को यहाँ पे बोला जाता है इनर्टाइजेशन। तो इनर्टाइजेशन इस टर्म को आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है पूछ लिया गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया मीन्स भारत में मैटरनल डेथ का सबसे मोस्ट कॉज जो है मीन्स सबसे ज़्यादा कारण यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखिए हेमरेज है। और इस टर्म को भी आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया हैंड फुट सिंड्रोम हेमिटेरिया एंड ऑटो
स्प्लैंक्टोमी आर सीन इन विच कंडीशन। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है हैंड फुट सिंड्रोम, हेमेटोरिया और ऑटो स्प्लैंक्टोमी जो है ये कौन सी कंडीशन को यहाँ पे ये देखी जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है सिकल सेल डिसीज़। तो सिकल सेल डिसीज़ में ये जो 3 आपको परिस्थितियाँ बताई जा रही, ये सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं, तो ये देखे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, एपिसोटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो दोस्तों एपिसोटोमी जो है ये इसको कब किया जाता है। तो दोस्तों सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। तो ये टर्म आप लोग जो है इसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल जो आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, द मीनिंग ऑफ अर्श अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है अर्श का, मीन्स ARSH का, तो एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ। तो दोस्तों इस फुल फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, एज़ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज, मीन्स विवाह के लिए जो उम्र यहाँ पे जो तय की गई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो दोस्तों वो उम्र यहाँ पे कितनी है। तो दोस्तों ये 18 साल है, तो इसको आप लोग याद रखें। अगला सवाल है, ऑल आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आप लोगों को बताना है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कौन से हैं। तो देखिए अल्फ़ा लिनोलिक एसिड और ऑलिक एसिड, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया, द नॉर्मल रेंज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज़। तो आपको बतानी है नॉर्मल रेंज कितनी रहती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, पूछा जा रहा है, द मेजर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड। तो दोस्तों जो मेजर जो मेडिसिन्स हैं जो ट्रीटमेंट में काम आती है हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो दोस्तों वो कौन कौन सी है। देखिए आयोडीन है एक, तो दूसरा है मीथेडॉन है, और तीसरा जो है मिथेमज़ोल यहाँ पे रहेगा। तो ये आप लोग तीनों नाम को, जो भी टर्म्स आपको यहाँ पे बताए गए, जो मेडिकेशंस आपको बताए गए, ये आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद पूछ लिया गया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो चिकन पॉक्स का ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो जिसकी वजह से ये होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो ये आप लोग याद रखें, ये सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ जाते हैं कुछ और अगले सवाल की ओर। इसमें दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, स्किन रैशेज आर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो दोस्तों स्किन जो रैशेज रहते हैं तो ये किसके फीचर्स हैं, किसकी है विशेषता है। तो दोस्तों ये मीज़ल्स है, तो मीज़ल्स इसका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच डिसीज़ आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो कौन से डिसीज़ जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो देखिए मर्स एंड सार्स, तो ये 2 डिसीज़ के नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछ लिया गया है, एनी लॉस मीन्स किसी भी तरीके का लॉस, या फिर और एबनॉर्मेलिटी मीन्स किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस कॉल्ड। तो दोस्तों इसको टर्म को क्या बोला जाता है, किसी भी तरीके का लॉस जो कि एबनॉर्मेलिटी साइकोलॉजिकल हो, या फिर साइकोलॉजिकल के साथ साथ और साइकोलॉजिकल के अंतर्गत एमनोटिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत और फंक्शंस में भी यहाँ पे किसी तरीके की विकृति हो, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो इम्पेयरमेंट यहाँ पे इसको बोला जा रहा है। तो इस टर्म को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बाय पेशेंट देमसेल्फ विदाउट रिकोर्स टू हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो दोस्तों किसी पेशेंट के द्वारा खुद स्वयं उसके द्वारा ही इलाज होना और अस्पताल पहुंचने से पहले, मीन्स वो पेशेंट जो है पहले से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर चुका है और ये हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, तो इसको टर्म को यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट इसको यहाँ पे ये बोला जाता है। तो इस टर्म को आप लोग याद रखें, थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्म ज़रूर है लेकिन आप लोग इसको याद ज़रूर रखें। इसके बाद द एडोलेसेंट पीपल आर इन विच एज ग्रुप एज पर WHO। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक
एडोलेसेंट जो पीपल हैं, जो किशोर लोग हैं, उनकी एज ग्रुप यहाँ पे कितनी रहती है? तो दोस्तों किशोर जो लोग रहते हैं WHO के मुताबिक 10 से 19 साल यहाँ पे ये एज यहाँ पे निर्धारित की गई। तो इस एज की रेंज को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछ लिया गया वाइट और येलोइश वाइट सीक्रेशन डेट लास्ट फॉर 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो दोस्तों डिलीवरी के बाद जब शिशु में 10 से 15 दिनों तक वाइट और येलोइश सीक्रेशन देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए लोचिया अल्बा इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो ये टर्म भी आप लोग यहाँ पे याद रखें, ये सवाल बार बार रिपीट यहाँ पे होता है। अगला सवाल है, पूछ लिया गया द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन को यहाँ पे जो हार्मोन है वो यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सीटोसिन इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ जाते हैं आगे के सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर लैक्टेटिंग मदर। सिंपल हम लोग कहें लैक्टेटिंग मदर के लिए जो यहाँ पे प्रोटीन का सप्लीमेंट है तो ये कितना रहता है? तो ये आपको बताना है 18 से 20 ग्राम। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए प्रोटीन का जो यहाँ पे अमाउंट है वो 18 से 20 ग्राम ये रहता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे इस रेंज को। इसके बाद अगला है द पोस्ट नेटल पीरियड एक्सटेंड अप टू। तो दोस्तों पोस्ट नेटल जो पीरियड है ये एक्सटेंड होता है। तो देखिए 6 हफ्ते इसका यहाँ पे सही विकल्प है, सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। तो 6 वीक्स ये आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है डायलेटेड वेन्स अराउंड द एम्बलाइकस इन अ पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉल्ड। मीन्स लिवर के सिरोसिस में जो पेशेंट है और पेशेंट की जो अम्बलाइकस मीन्स नाभि में, नाभि के अराउंड जो वेन्स है, अगर इस तरीके से इस कंडीशन में पेशेंट को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों देखिए आप लोग देख सकते हैं कैपट मेड्यूसा। तो ये टर्म आप लोग याद जरूर रखें। लिवर साइरोसिस में ये टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है जब पेशेंट के जो नाभि है और नाभि के अराउंड यहाँ पे डायलेटेड वेन्स अराउंड यहाँ पे रहती हैं। तो इस टर्म को आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है एन एग्जाम्पल फॉर नॉन ओपियड एनाल्जेसिक इस। तो दोस्तों नॉन ओपियड एनाल्जेसिक कौन से, इसका उदाहरण क्या है? तो एसिटामिनोफेनॉन। तो दोस्तों ये टर्म आप लोगों को याद रखना है, एसिटामिनोफेन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है बैंड ऑफ फाइबरस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन एट जॉइंट्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट। तो दोस्तों पूछ लिया गया है बैंड ऑफ फाइबरस टिश्यू मीन्स फाइबरस टिश्यू का जो बैंड्स रहता है जो कि कनेक्ट होता है हड्डियों से, और ये कहाँ पे होता है? जॉइंट्स मीन्स जोड़ों पर। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता। कब प्रोवाइड कराता है? ड्यूरिंग मूवमेंट मीन्स मूवमेंट के समय। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों लिगामेंट इसको यहाँ पे ये बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। हेपेटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस जो ए है ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? तो दोस्तों देखिए ओरल रूट, फेशियल ओरल रूट, इसके बाद पेरेंटियल रूट और इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये 3 अलग अलग ट्रांसमिशन के मोड हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए जो है ट्रांसमिट होता है। तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया है लेप्रेसी इज़ ऑल्सो नोन एज। तो लेप्रेसी का दूसरा नाम है। तो दोस्तों लेप्रेसी का दूसरा नाम हैंसन्स डिसीज़ है। तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये होता है तो वेरियोला वायरस। तो ये वायरस का नाम आप लोग याद रखें जिसके थ्रू ये स्मॉल पॉक्स होता है। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वेरियोला है और आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछ लिया गया व्हाट इज़ द एंटीडोट टू ट्रीट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीशियम की टॉक्सिसनेस को मीन्स मैग्नीशियम की जो टॉक्सिकनेस जो होती है इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल एंटीडोट किया जाता है? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट ये इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद द एजेंट यूज टू स्टेबलाइज ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को जो एजेंट है स्टेबलाइज कर देता है, स्थिर कर देता है, वो कौन सा है?
मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछ लिया गया द वन विच कंटेन्स ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द प्रोटीन्स इन द बॉडी, मीन्स शरीर में जितनी भी तरह के प्रोटीन्स हैं तो ये किस, इसके जो ब्लूप्रिंट है किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये डीएनए में पाए जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद फ्लूइड्स आर नॉर्मली फाउंड इन ऑल द स्पेसेस एक्सेप्ट, तो दोस्तों फ्लूइड्स नॉर्मली जो है स्पेसेस में फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये इंट्राडर्मल में ये पाए नहीं जाते, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद इंजेक्शन पोटेशियम हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव एज, तो पोटेशियम का जो इंजेक्शन रहता है तो ये दिया जाता है, तो ये इंट्रावीनस विथ फ्लूइड, तो इंट्रावीनस दिया जाता है और फ्लूइड के साथ ये दिया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है ओपनिंग ऑफ अ वाउंड विद एक्सपोजर ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज, मीन्स कोई घाव है और कोई घाव खुले स्थिति में है और वो घाव में इंटरनल ऑर्गन एक्सपोज हो रहा है, मीन्स इंटरनल ऑर्गन भी उसमें दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति में इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो एविसर्सन इसको यहाँ पे बोला जाता है और इस टर्म को आप लोग यहाँ पे याद जरूर रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया अ वुमेन इज़ डायग्नोस्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज़ लो, मीन्स कोई वुमेन जो है सीवियर एनीमिक है और तो सीवियर एनीमिक की स्थिति में उसका जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ये किससे कम रहेगा, तो 7 GM/DL, तो 7 ग्राम पर DL ये एनीमिक हीमोग्लोबिन शो करता है और ये वेरी लो एनीमिक यहाँ पे पेशेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों का पूछा रहा व्हेन डिड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK स्टार्टेड इन इंडिया, तो दोस्तों इसका जो आंसर है 2011 यहाँ पे रहेगा, तो 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है भारत में स्टार्ट ये हुआ था, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अगले कुछ और सवाल की ओर। तो अगला सवाल पूछ लिया गया है द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन, तो IUD इंसर्शन का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है तो ब्लीडिंग है, तो इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद विच ऑफ दिस इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो परमानेंट मेथड यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का क्या रहेगा, ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज़ सेलिब्रेटेड इन, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो हफ्ता है ये कब मनाया जाता है, तो ये अगस्त का जो पहला हफ्ता रहता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये उसमें सेलिब्रेट होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है विच इज़ द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का मेन जो टारगेट है, मेन जो लक्ष्य है, तो देखिए कपल्स इन द फर्टाइल एज, मीन्स फर्टाइल एज के जो कपल्स हैं तो ये इनका मेन टारगेट यहाँ पे रहता है। इसके बाद व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ एडोप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो भारत में भारत सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब ये एडॉप्ट किया गया, तो 1952 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद द सोर्स ऑफ विटामिन डी इस, तो विटामिन डी का जो सोर्स है सनलाइट है, एग योग है और बटर, तो ये सोर्स आप लोग याद रखें। इसके बाद द विटामिन सप्लीमेंट डेट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड सून आफ्टर बर्थ इज, मीन्स शिशु के जन्म हो जाने के बाद तुरंत कौन सा विटामिन का सप्लीमेंट दिया जाता है और विटामिन के दोस्तों ये दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। नियासिन डिफिशियंसी रिजल्ट इन, तो नियासिन की जो कमी है डिफिशियंसी है ये किस में रिजल्ट होती है, मीन्स इसका परिणाम क्या है, तो ये प्लेगरा का यहाँ पे ये रिजल्ट यहाँ पे रहेगा, तो इसको नियासिन से आप लोगों को रिलेट करना है। इसके बाद ज़ेरोथैलेमिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच विटामिन, तो ज़ेरोथैलेमिया जो है और ये कंट्रोल किया जाता है कौन से विटामिन दे के, तो विटामिन ए को दे के ये कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल हैं पूछ लिया गया बायोटिन इज़ द नेम गिवन टू विच विटामिन, तो बायोटिन का जो नेम है किस विटामिन को दिया गया, तो विटामिन H को ये दिया गया। और अगला सवाल है विच ड्रग विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू ट्रीट एनाफ्लेक्सिस, तो एनाफ्लेक्सिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग दी जाती है, तो एपिनफ्रिन ये दी जाती है, तो ये ड्रग का नाम आप लोग जो है याद रखें। तो दोस्तों ये नर्सिंग के करीब करीब मैंने आपके साथ 50 सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लिए, 50 क्वेश्चन थे ये मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं
जनरल अवेयरनेस और जीके के सवाल की, और फिर हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे। तो अगले पार्ट की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप इसमें इंक्लूड कर लिए। जैसे कि देखिए, पहला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, अग्निपथ स्कीम रिलेटेड टू। तो अग्निपथ जो स्कीम है ये किससे संबंधित है? ज्वाइन इन आर्म फोर्सेस एंड सर्व नेशन, मीन्स आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने में और देश के लिए अपनी सेवाओं को सेना में देने के लिए अग्निपथ स्कीम को यहाँ पे शुरू किया गया। इसके बाद अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं अभी हाल ही में NV रमन, तो ये नाम आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसके बाद अगला सवाल है, विच स्टेट अनाउंस्ड लता मंगेशकर अवार्ड। तो लता मंगेशकर जो अवार्ड है, कौन से राज्य ने ये देने को यहाँ पे अनाउंस किया है? तो मध्य प्रदेश इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी रिवर यहाँ पे क्या रहेगी? मीन्स आप लोगों को सबसे लंबी नदी बतानी है, तो ये गोदावरी है। तो ये आप लोग उसको याद रखें, ध्यान रखें। पेनिनसुलर इंडिया की आप लोगों से पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट रिवर, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहें, गोदावरी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद कुछ यहाँ पे डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद आर्मी डे, तो आर्मी डे 15 जनवरी को। इसके बाद नेवी डे, तो 4 दिसंबर को। और इसके बाद एयरफोर्स डे, तो ये 8 दिसंबर को। तो दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो दिन हैं वो आप लोगों को याद रख लेने हैं। और इसके बाद दोस्तों देखिए, एक और यहाँ पे इसी तरीके से सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप एसोसिएटेड विद। तो सुल्तान अजलान शाह जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित रहेगा। इसके बाद तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वॉज इन द कोर्ट ऑफ। तो दोस्तों, तानसेन जो ग्रेट म्यूजिशियन थे और ये अपने समय में किसके दरबारी थे? तो दोस्तों ये अकबर के दरबारी थे। और ऐसा ये बोला जाता है कि तानसेन नवरत्नों में थे, अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद विच कंट्री इज़ शेड्यूल टू होस्ट 2023 ODI वर्ल्ड कप। तो 2023 के ODI वर्ल्ड कप कौन सा देश मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों इंडिया करेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मेन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो दोस्तों 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो मानवता के लिए योग। तो ये आप लोगों को इसकी थीम यहाँ पे याद रखनी है। तो दोस्तों ये तो सवाल थे जो जीके और करंट अफेयर्स को लेकर थे, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज को लेकर मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, जो स्टाफ नर्स के जो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो स्टाफ नर्स के 80 सवाल आप लोगों के पूछे जाएंगे। और जीके और साथ ही साथ जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, और साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग का पार्ट है, ये 20 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जीके और जनरल अवेयरनेस के सवाल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब बचते हैं रीजनिंग के सवाल। तो रीजनिंग के सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कवर किए, और आप सभी लोग कोशिश करें कि इनके आंसर क्या रहेंगे ऑप्शंस के मुताबिक, तो आप लोग भी इनको साथ साथ सॉल्व करें। तो दोस्तों देखिए, पूछा रहा है फाइंड आउट द मिसिंग ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए, ये एक आप लोगों को एक लॉजिक दिया जा रहा है EGI के, ये दोस्तों LJHF से रिलेटेड है। तो SUWY किससे ये संबंधित यहाँ पे रहेगा, ये किससे रिलेटेड यहाँ पे रहेगा? तो इसका लॉजिक आप लोगों को कैसे पता करना है? तो ये आप लोग इस तरीके से लिखेंगे EGI, और इसी के बाद दोस्तों देखिए आप लोगों को लिखना है नीचे
जे एच एफ, और आप लोगों को किसका बताना है, एस यू डब्ल्यू वाई। तो इसका आप लोगों को लॉजिक फाउंड पता करना है। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालना है। जैसे ही आप लोग देखिए ए बी सी डी पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 यहाँ पे ये हो रहा है। और इसी के बाद देखिए जी है, तो जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों देखिए एच से आई, मीन्स एच से आई में यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, मीन्स -1 हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एफ से के, तो एफ से के भी देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है। और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ पे 5 रहेंगे, तो यहाँ पे -5 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को इसमें फॉलो करना होगा। तो पहला जो टर्म है, जैसे कि देखिए इसमें ई था और इसमें एस है, तो एस में कितने हम करेंगे, 7, तो एस में हम लोग यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देखिए +7 करने पे यहाँ पे ये जेड आएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से जी का किया था, जी में देखिए +3 हो रहा था, तो हम लोग भी यू में +3 कर देंगे, वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे देखिए +3 होने पे एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों देखिए नीचे से ऊपर जा रहा था एच से आई, तो देखिए डब्ल्यू से पहले, तो यहाँ पे देखिए वी आएगा, तो वी तो वी से डब्ल्यू हो गया -1। और इसके बाद दोस्तों अगला जो टर्म था ये भी देखिए नीचे से ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे आप लोगों को वाई दिया है, तो -5 इससे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों टी आएगा, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये -5 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए आ गया है जेड एक्स वी टी, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को लॉजिक फाउंड करना है, और आगे वाले का भी लॉजिक आप लोगों को इसी में मैच कर देना है, और ऑप्शन में भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें, और कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए एक और सवाल है, यह आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। चूजिंग अ नंबर सिमिलर टू द ग्रुप ऑफ नंबर इज, तो दोस्तों देखिए आपको 45 दिया गया है, 54 दिया गया है, 63 आप लोगों को दिया गया है। तो इन चारों में से दोस्तों एक नंबर और यहाँ पे ऐसा रहेगा जो सिमिलर इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को लॉजिक फाउंड करना है। तो दोस्तों देखिए कैसे लॉजिक फाउंड करेंगे। जैसे कि देखिए पहले नंबर पे दिया है 45, तो 45 को कैसा लॉजिक आपको पता करना है, 4 + 5, तो 4 + 5 दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए 5 4 दिया है, 54 दिया है आपको, तो 54 में भी हम लोग सेम टू सेम ऐसे करेंगे, 5 + 4, तो ये देखिए 5 + 4 भी दोस्तों देखिए 9 हो रहा है। ये लॉजिक भी यहाँ पे सेम टू सेम फिट बैठ गया। इसके बाद देखिए 6 और 3, तो यहाँ पे 6 और 3 हम लोग यहाँ पे देखिए लिख देंगे, 6 + 3, तो दोस्तों देखिए सभी मिला के 9 इनका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन में आप लोगों को देखना है, तो देखिए 4 + 3 7, तो ये नहीं हो सकता है, 6 + 4 10, तो ये भी नहीं हो सकता है, 3 + 2, तो देखिए ये 5 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है 8 + 1, तो दोस्तों देखिए यही इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो 18 का जब आप लोग यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, तो 1 + 8, तो दोस्तों ये भी यहाँ पे 9 इसका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही विकल्प रहेगा। तो कुछ इस तरीके के सवाल भी रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है इसमें आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इसमें आप लोगों को एक आकृति यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, और ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। इस तरीके के सवाल पूछ लिया गया है, 6 पर्सन ABCDEF, तो देखिए 6 लोग हैं ABCDEF, और ये किसी सर्कल में स्टैंड है, मीन्स किसी सर्कल में खड़े हैं 6 लोग, और बोला जा रहा है B इज़ इन बिटवीन ऑफ F एंड C, तो जो F और C है उसके बीच में क्या है, B है, और लिखा है A इज़ इन बिटवीन D एंड E, तो D और E के बीच में A है, और लिखा है F इज़ द लेफ्ट ऑफ D, तो D के लेफ्ट में F है।
तो आपको बताना है हु इज़ बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रहेगा। तो दोस्तों देखिए कैसे आप लोग ये फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले बोला जा रहा है सर्किल, तो सर्किल में ये सभी लोग बैठे हैं 6 लोग। तो मैं यहाँ पे 6 पोजीशन मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लोगों की पोजीशन हो गई। बोल दिया गया है बी इज़ इन बिटवीन एफ एंड सी। तो एफ और सी के बीच में कौन बैठा है, बी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एफ लिख देता हूँ और एफ को यहाँ पे लिख देता हूँ सी। तो एफ और सी के बीच में कौन बैठा है, बी। तो मैंने यहाँ पे बी यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बोला है ए इज़ इन बिटवीन ऑफ डी एंड ई। तो डी और ई के बीच में ए रहेगा। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को 3 लोग चाहिए, तो 3 यहाँ पे अलग अलग प्लेस हैं। तो ये वाली जगह हो गई, एक ये वाली जगह हो गई और ये वाली जगह हो गई। तो डी और ई के बीच में कौन बैठा, ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पूछा जा रहा है हु इज़ बिटवीन ए एंड एफ। अभी दोस्तों एक रह गया है, तो मैं इसको थोड़ा, एफ इज़ लेफ्ट ऑफ डी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया गया कि जो डी के लेफ़्ट में एफ बैठा है। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं डी का जो लेफ़्ट है ये देखिए एफ है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही पोजीशन पे ये बैठा है। और अब आपको ये बताना है हु इज़ बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में कौन है। तो दोस्तों आपको देखिए साफ साफ आंसर मिल गया है, ए और एफ के बीच में डी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ पाया होगा, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 6 लोग सर्किल में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले बोला गया है एफ और सी के बगल में बी बैठा है। तो मैंने एफ और सी के बगल में बी को यहाँ पे बिठा दिया। इसके बाद बोला गया है डी और ई के बीच में ए बैठा है। तो डी और ई के बीच में ए यहाँ पे बैठा है। बोला है डी के लेफ़्ट में एफ है। तो डी के लेफ़्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिए एफ है। और सही ये पूरा सर्कल यहाँ पे बन चुका है। और अब आपसे पूछ लिया गया हु इज़ बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में कौन है। तो ए और एफ के बीच में दोस्तों ये डी रहेगा और यही इसका राइट आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ये सही विकल्प रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इनकी भी आप लोग प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों देखिए ये आप लोगों को एक सीक्वेंस यहाँ पे दे दिया गया है। तो सीक्वेंस में आप लोगों को बताना है इस वाली जगह पे क्या आएगा। तो B1 दिया है, D2 दिया है, F4 दिया है, H8 दिया है, J16 आप लोगों को दिया है। तो दोस्तों देखिए एक तो यहाँ पे लेटर आएगा, मीन्स ABCDEFGH करके एक लेटर आएगा और एक नंबर भी आएगा। तो नंबर भी बताना है और लेटर भी आपको इसमें बताना है। तो बिल्कुल आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बी से डी आ गया, बी के बाद दोस्तों देखिए सी यहाँ पे छूट गया तो डी आ गया। फिर इसके बाद देखिए डी से यहाँ पे ई छूट गया, एफ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एफ आने के बाद दोस्तों देखिए जी आ गया, एफ जी। तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे एच आ गया और एच के बाद आई छूटेगा, फिर यहाँ पे जे आ जाएगा। तो आई यहाँ पे छूट गया और जे के बाद दोस्तों एक और छूटेगा जे, के यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे छूट जाएगा और के की जगह यहाँ पे फिर बाद का जो है एल यहाँ पे आ जाएगा। तो एल आएगा पहले तो, और एल आएगा तो हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गया। और अब आप लोग देखिए नंबर कैसे पता करेंगे। तो देखिए 1 2 4 8 16। तो मल्टीप्लाई नंबर्स का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा यहाँ पे 32 आएगा। तो L 32 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी लोग इसमें यहाँ पे समझ चुके होंगे एक लेटर सीक्वेंस में छूट रहा था और यहाँ पे देखिए एक लेटर को छोड़ के अगला लेटर यहाँ पे आ रहा था और इसीलिए यहाँ पे L आया और मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस यहाँ पे कंप्लीट होगा और सही आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। तो इसमें भी सेम टू सेम आप लोगों को बताना है फाइंड आउट द मिसिंग ऑप्शन
तो ये आपको इसका लॉजिक ये बताया गया, इसका लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है इसका लॉजिक, यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से आप सभी लोग इसको देखना कैसे ये सॉल्व होगा। जैसे कि देखिए ए का रिलेशन दोस्तों, देखिए ए का बी यहाँ पे हो गया और सी का डी यहाँ पे हो गया और ई का एफ यहाँ पे हो गया और जी का एच यहाँ पे हो गया। कहीं भी दोस्तों देखिए यहाँ पे सीरीज़ ब्रेक नहीं हो रही। ए से बी, सी से डी, ई से एफ और जी से एच, कहीं भी गैप नहीं है। अगला आपका लेटर यहाँ पे आ रहा है। सेम टू सेम इसका भी होगा। के का कैसे हो जाएगा फिर, के का एक यहाँ पे जो जोड़ेगा एल होगा, एम का एक यहाँ पे क्या आएगा, वो एन आएगा, एल एम के बाद एन, ओ के बाद यहाँ पे देखिए पी आएगा और क्यू के बाद यहाँ पे आर आएगा। तो बिल्कुल लॉजिक आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगला लेटर आ रहा था तो अगला लेटर ही आगे वाले लॉजिक में भी इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। एल एन पी आर जो है इसका आंसर रहेगा और ऑप्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो एल एन पी आर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो दोस्तों नर्सिंग, जीके और रीजनिंग के सारे सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है पार्ट 1, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, आप सभी लोग उस वाले वीडियो को भी वॉच कर लेना। नर्सिंग, जीके और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए। जितने भी कैंडिडेट्स को एमपी स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, एमपी स्टाफ नर्स के 11 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये पूरे 11 पेपर्स की PDF फाइल है। और यदि आप लोगों को ये PDF फाइल चाहिए तो 150 रुपीज़ इसका यहाँ पे अमाउंट रहेगा। और इसके लिए आपको हमारा जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415543659, चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप सब लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप सब लोग पेमेंट कर देना। ये अपडेट कैसा लगा, आप सब लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है। और दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आगे का पार्ट यहाँ पे लेकर आए या फिर नहीं आए। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।